नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो दोस्तों यह बिल्कुल न्यू वीडियो है, तो चैप्टर 1 to 5 जिन्होंने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 का आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो यह वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, और इसके बाद आप पार्ट 2 को भी लगे हाथ जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, पहला टॉपिक यही है दोस्तों। पहला क्वेश्चन यही है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन आखिर क्यों चाहिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों किसी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है तभी उसी चीज़ को हम बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ जैसा अस्पताल बनाना हुआ, घर बनाना हुआ, अगर घर की आवश्यकता है तभी हम घर बनाते हैं, अस्पताल की आवश्यकता है तभी अस्पताल बनाते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ की आवश्यकता के हिसाब से ही उस चीज़ का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज बढ़ती हुई जनसंख्या में, बढ़ती हुई विश्व के विस्तार में कई देश ऐसे हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे से लड़ते हैं। और ख़ास करके जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ तो विश्व को एक ऐसा महसूस हुआ, दुनिया को ऐसी महसूस ज़रूरत हुई एक संगठन की जो कि विश्व पर जितने भी देश हैं सभी को कंट्रोल कर सके, ठीक है। एक ऐसे संगठन की ज़रूरत हुई थी जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध रोकने तथा शांति कायम करने में सहायक होते हैं। यानी अगर एक देश और दूसरे देश में युद्ध होना वाली है या फिर युद्ध हो रही है तो उसको शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश करते हैं और उनको सहायता करते हैं उस मुद्दे को सुलझाने में, ठीक है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो कोई एक देश नहीं होता, बल्कि वो कई देशों का इसमें कई देशों के प्रतिनिधि रहते हैं, ठीक है। सभी कई देशों के प्रतिनिधि, दुनिया के में जितने देश हैं लगभग सभी देशों के इसमें प्रतिनिधि काम करते हैं और सभी मिल करके इसमें बैठते हैं और डिसीजन हर चीज़ का लेते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये ऐसा ही होता है, इसमें कोई एक देश पर का बोलबाला नहीं होता, इसमें कई देशों के प्रतिनिधि होते हैं, यही याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाते हैं ये हम जान गए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोस्तों विभेद के मामले पर बातचीत कर सकते हैं। यानी कोई एक देश और दूसरे देश में मनमुटाव है किसी चीज़ को लेकर उसमें बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी देश में युद्ध हो रहा है तो उसको शांति करने के लिए प्रयास कर सकते हैं इससे, ठीक है। झगड़ों को शांति से हल करने का कोशिश कर सकते हैं। यह कोई राज्य नहीं होता है, ठीक है। यह कोई राज्य नहीं होता बल्कि राज्यों का एक समूह होता है, एक समूह के रूप में कार्य करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें कई देशों के प्रतिनिधि रहते हैं, वही काम करते हैं सारे। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिन्हें साथ मिलकर करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई ग्लोबल वार्मिंग आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, तूफान आ गया, तो उसमें साथ मिलकर काम करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस आया था तो उसमें अगर एक देश भारत अगर अपने हिसाब से करता तो सिर्फ वो अपने लिए करता है, लेकिन इसे तो पूरी दुनिया में ये आया है, ये बीमारी, ठीक है, पूरी दुनिया में फैल गया। तो ऐसे में ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बड़ा निर्णय लेता है और इसी के हिसाब से पूरी दुनिया के देश कार्य करते हैं। तो आपने समझ गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन आखिर हमें क्यों चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे इसके बारे में। तो दोस्तों पीछे हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें क्यों चाहिए। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ है। यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या आवश्यकता है इसे हमने पीछे देखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कौन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो उसका विकास किस तरह से हुआ, उसका जन्म कब हुआ, ठीक है, ये सब देखते हैं। तो पहले विश्व युद्ध के बाद जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो दोस्तों पहला विश्व युद्ध कब हुआ था ये आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बराबर, तो ये हम आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसा महसूस किया गया कि झगड़ों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना आवश्यक है। तो दोस्तों एक झगड़ा होता है घरेलू और एक झगड़ा होता है
विदेशी, जैसे एक झगड़ा भारत के अंदर किसी चीज़ को लेकर के हो रहा है तो उसमें नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन या मतलब अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के बाहर, अगर एक देश और दूसरे देश में युद्ध हो रहा है और ऐसा माहौल है तब वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करता है। तो पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसा महसूस किया गया दोस्तों कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को नज़र में रखते हुए लीग ऑफ नेशंस का निर्माण हुआ। लीग ऑफ नेशन क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इसका उद्देश्य क्या था कि यह दूसरे विश्व युद्ध को ना होने दे। ठीक है, यानी पहला विश्व युद्ध तो देख चुका है, लेकिन पहला विश्व युद्ध हुआ है इसी वजह से दुनिया पहला विश्व युद्ध को देख करके डर गई है कि अगर दूसरा विश्व युद्ध ऐसा ना हो, क्योंकि पहला विश्व युद्ध में बहुत बड़ा जनसंहार हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध ऐसा कभी ना हो, इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया गया, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। इसको काम क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध को रोकना। तो लेकिन यह दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया। कौन? लीग ऑफ नेशन। ये इसीलिए बनाया गया था कि दूसरा विश्व युद्ध को ये रोकेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कोई दूसरा महाशक्ति, एक महाशक्ति और दूसरे महाशक्ति में युद्ध ना होने देगा। ठीक है, उसको समझा बुझा कर रोक लेगा किसी भी युद्ध को। लेकिन यह असफल रहा, दूसरा विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। तो पहले विश्व युद्ध से कहीं ज़्यादा दूसरे विश्व युद्ध में लोग मारे गए थे। यानी पहले लीग ऑफ नेशन नाम का कोई भी संस्था नहीं था, लेकिन जैसे ही लीग ऑफ नेशन का संस्था बना, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी, उसके बाद बनने के बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ और ऊपर से पहले विश्व युद्ध से ज़्यादा कहीं बड़ा इसमें जनहानि हुई। कई लोग मारे गए, कई अधिक लोग मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा। तो ये इसकी बहुत बड़ी असफलता थी। तो लीग ऑफ नेशंस के बारे में ये था दोस्तों। तो दोस्तों लीग ऑफ नेशंस का अंत तो हमने देखा कि उसने दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, लेकिन इसीलिए बना था कि दूसरा विश्व युद्ध ना होने दे। तो इसका असफलता के बाद उसके उत्तराधिकारी के लिए ऐसा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को ही खत्म कर दिया जाए क्योंकि वो युद्ध नहीं रोका, नहीं, ये तो बहुत ही ज़रूरी थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो लीग ऑफ नेशंस को नए तरीके से बनाया गया और नए तरीके से उसको फिर से लागू किया गया नया नाम के जरिए। तो लीग ऑफ नेशंस का आगे चल करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, उसके उत्तराधिकारी के रूप में। ठीक है, जैसे कोई बाप राजा होता है तो राजा अगर नहीं रहता है तो फिर बेटा को दिया जाता है, उसको राजा बनाया जाता है। तो इसी तरह लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसके बाद इसका फेल्यूर के बाद इसका, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम जानते हैं डिटेल से कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी कायम है और आज के विश्व में भी काम कर रहा है। ठीक है, आज वर्तमान में। तो इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। वहीं दूसरा पॉइंट में 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर दस्तखत किए हैं। इसी के साथ इसकी स्थापना हो गई, यानी इसका स्थापना 1945 में हुआ दोस्तों। 51 देशों के सहमति से 51 देश जो थे उन्होंने इसके घोषणा पत्र पर दस्तखत किए और इसी के साथ इसकी स्थापना हो गई। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसका उद्देश्य, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच सहयोग की रास्ता दिखाना तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। इसका भी वही उद्देश्य है जो लीग ऑफ नेशंस का था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, लेकिन वह असफल रहा। अब इसकी देखते हैं कि राष्ट्रों के बीच सहयोग की रास्ता दिखाना, यानी कोई राष्ट्र अगर किसी मुद्दे पर विवाद है तो उसको सहयोग करे, उसको राह दिखाए कि आप इस राह पर चलो, उसको दिमाग दे ताकि शांतिपूर्ण हल हो सके। देशों को सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक साथ लाना चाहता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों 2011 तक इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 193 यानी 193 थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की 2011 तक इसकी सदस्य देशों की संख्या, जो देश इसके सदस्य थे उनकी संख्या 193 थी। ठीक है, लगभग सभी स्वतंत्र देश इसमें शामिल है। जितने भी गुलाम कभी देश रहे थे और वो बाद में जाकर के स्वतंत्र हुए, वो सभी देश इसके क्या है? सदस्य है।
लगभग सभी स्वतंत्र देश इसके सदस्य हैं, इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में प्रत्येक सदस्य को एक वोट हासिल है। ठीक है, आपने वीटो का अगर नहीं देखा है तो वीटो पर हमने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, जाकर जरूर देख लीजिएगा कि वीटो पावर क्या है। आप यहाँ भी समझ सकते हैं, वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सभा में जो भी उसके आम सभा में, संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में प्रत्येक सदस्य को, हर एक सदस्य को एक वोट का अधिकार है, एक वोट हासिल है। ठीक है, अस्थायी सदस्य को वीटो हासिल है, और जो उसमें अस्थायी सदस्य है, ठीक है, जो अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य कितना है, 5 देश है ना दोस्तों। अगर नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो हासिल है, यानी वो किसी भी मुद्दे पर अगर किसी भी मुद्दे को नकारात्मक वोट दे तो वो मुद्दा आगे नहीं उठाया जाएगा, उस पर रोक लग जाएगी। 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला कि 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कौन होता है, तो उसका प्रधान होता है महासचिव। वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, यानी वह पुर्तगाल के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। अगला पॉइंट है अपना पद उन्होंने 1 जनवरी 2017 को संभाला था। किसने, एंटोनियो गुटेरेस ने। तो दोस्तों यह था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर के उसके कार्य पूरे डिटेल से। तो ये पूरा जो स्लाइड है, इस स्लाइड को आप पूरा देख लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी भी बीच से भी आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो पार्ट 2 में भी जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के शाखाएं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जितने भी शाखाएं हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर रहा है, यानी जैसे WHO, UNHCR, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब दोस्तों सब इनके शाखाएं हैं। किसके, WHO जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के शाखाएं में आते हैं। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन मुद्दों पर काम कर रहा है, तो उस सभी मुद्दे को एक अलग अलग मुद्दा है उसके, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, तो कोई रिफ्यूजीज के क्षेत्र में, तो कोई चिल्ड्रन के लिए बना दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी को अलग अलग मुद्दे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे दी गई है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके शाखाएं में कौन कौन आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीज, ठीक है, फॉर रिफ्यूजीज, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और एक है दोस्तों UNHRC, यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। तो ये सब इनकी शाखाएं के अंतर्गत आती है। तो इसे भी याद करिएगा अच्छा से, सब इम्पोर्टेंट है। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।